एक पल के लिए सोचिए, ना शहर, ना सड़कें, ना टेक्नोलॉजी। अगर कुछ है तो वो है जंगल, बर्फ और इंसान। ये है स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग। क्यों ना आज हम आपको टाइम मशीन में बैठाकर लाखों साल पीछे ले जाएं, जहां हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से औजार बनाए, पत्थरों को रख देकर आग जलाई और सभ्यता का पहला कदम उठाया। चाहे तुम स्कूल में पढ़ रहे हो या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो तुम्हें स्टोन एज के हर कोने से रूबरू कराएगा। सबसे पहले समझिए कि हम बात कर रहे हैं लगभग 20 लाख साल पहले के मानव की, जब मानव आज के बंदरों की तरह दिखता था। उस युग की बेहतर समझ के लिए इतिहासकारों ने पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। 3 भागों में बांटने के पीछे स्पष्ट कारण है, जो आपको आगे वीडियो में पता चलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इंसान ने पत्थरों से दुनिया जीती और तुम्हारे एग्जाम्स के लिए जरूरी फैक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले पैलियोलिथिक एज, इंसानियत की शुरुआत। पैलियोलिथिक यानी पुराना पत्थर युग, ये शुरू हुआ 26 लाख साल पहले और चला 10,000 साल पहले तक। ये था इंसान का पहला कदम, जब होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और बाद में होमो सेपियंस ने प्रकृति से मुकाबला किया। उस समय के औजार, होमो हैबिलिस ने ओल्डोवन टेक्निक से सिंपल चॉपर्स और फ्लेक्स बनाए। ये औजार काटने, खुरचने और शिकार के लिए इस्तेमाल होते थे। बाद में एशूलियन टेक्निक ने हैंड एक्स जैसे ज्यादा शेप्ड औजार बनाए गए। ये लोग घुमक्कड़ थे, जंगल, टुंड्रा या बर्फीले इलाकों में शिकार करते थे। हिरण, जंगली सुअर या कभी-कभी मैमथ जैसे बड़े जानवरों का शिकार, और कंदमूल, बेरीज और बीज खाते थे। पैलियोलिथिक युग की सबसे महत्वपूर्ण बात है आग की खोज। होमो इरेक्टस ने आग जलाना और इसे कंट्रोल करना सीखा, जो खाना पकाने, गर्मी और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी था। कला और संस्कृति। अपर पैलियोलिथिक में होमो सेपियंस ने गुफा चित्रकारी शुरू की, जैसे जानवरों और शिकार के चित्र, जो उनकी क्रिएटिविटी और विश्वासों को दिखाते हैं। भारत में मिलने वाली साइट्स: भीमबेटका, मध्य प्रदेश, गुफा चित्रकारी और औजार, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सोन वैली, मध्य प्रदेश, ओल्डोवन और एशूलियन औजारों के अवशेष। नर्मदा वैली, पैलियोलिथिक औजार और जीवाश्म। हाथनोरा, मध्य प्रदेश, होमो इरेक्टस का जीवाश्म, भारत का सबसे पुराना मानव अवशेष। पटने, महाराष्ट्र में एग्स शेल मिले हैं। कुरनूल की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं, जो आंध्र प्रदेश में है। डिडवाना राजस्थान, निवासा वैली महाराष्ट्र, बेलन वैली उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण साइट्स है। दूसरा भाग, मेसोलिथिक युग। मेसोलिथिक यानी मध्य पत्थर युग 10,000 से 6,000 साल पहले तक चला। ये वो समय था जब हिम युग खत्म हुआ, बर्फ पिघलने लगी, धरती गर्म हुई और इंसान की काम करने की क्षमता बढ़ने लगी। गर्म जलवायु से जंगल, नदियां और झीलें बढ़ीं, जिसने खाने की उपलब्धता को आसान बनाया। यानी प्लाइस्टोसीन युग, जिसको हिम युग कहते हैं, उससे मानव होलोसीन एज में प्रवेश कर गया। इस युग में मछली पालन शुरू हुआ। इस युग में पर्यावरण अनुकूल होने के कारण एक जगह रहने लगा, यानी कि सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई। पत्थर और छोटे और नुकीले हो गए। तीर, भाले या मछली पकड़ने के हथियारों में लगाए जाते थे। ये हल्के, पोर्टेबल और सटीक थे। जीवन शैली। लोग अभी भी शिकारी संग्रह करता थे, लेकिन अब अर्ध स्थायी बस्तियों में रहने लगे। मछली पकड़ना, छोटे जानवरों का शिकार और पौधों का संग्रह बढ़ गया। पालन पोषण। पशुधन समाज की शुरुआत, क्योंकि बर्फ पिघलने से घास की मात्रा बढ़ी, जिससे शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी। कुत्तों को पालना शुरू हुआ, जो शिकार और सुरक्षा में मदद करते थे। भारत में मिलने वाली साइट्स: भीमबेटका, मध्य प्रदेश, बाघोर, राजस्थान, माइक्रोलिथ्स, शुरुआती बस्तियां और शिकार के अवशेष। लंघंज, गुजरात, मछली पकड़ने के औजार और कैंप्स के सबूत। आदमगढ़, मध्य प्रदेश, पशु पालने के शुरुआती संकेत।
मेसोलिथिक एक ट्रांजिशनल पीरियड था जो पैलियोलिथिक के घुमक्कड़ जीवन से नियोलिथिक की खेती की ओर ले गया। नियोलिथिक युग, क्रांति का जन्म नियोलिथिक यानी नया पत्थर युग 6000 से 2000 साल पहले तक चला। ये था वो दौर जिसने इंसानियत को हमेशा के लिए बदल दिया, जब हुई खेती की क्रांति। खेती, इंसान ने गेहूं, जौ, चावल और दालें उगाना शुरू किया। ये था वो पल जब इंसान ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढाला। इसी युग में मनुष्यों ने शिकार और संग्रह के बजाय स्थायी रूप से अनाज उगाने की शुरुआत की थी। पशुपालन, गाय, भेड़, बकरी और सुअर पाले गए जो खाना, दूध और श्रम देती थी। पॉलिश्ड पत्थर के औजार जैसे कुल्हाड़ी, हथौड़े और हल जो खेती और घर बनाने में काम आए। स्थायी गांव बने जैसे मिट्टी और पत्थर के घर। मिट्टी के बर्तन, बुनाई, कपड़े और शुरुआती व्यापार भी इसी युग में शुरू हुए। गांवों में रहने से सामाजिक रीति रिवाज और व्यापार का विकास हुआ। नियोलिथिक क्रांति ने इंसान को घुमक्कड़ से स्थायी जीवन की ओर ले गया, जो सभ्यताओं जैसे हड़प्पा का आधार बना। भारत की साइट्स मेहरगढ़, बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान, भारत उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी खेती और पशुपालन साइट 7000 ईसा पूर्व। बुर्ज होम, कश्मीर, पिट हाउसेस, मिट्टी के बर्तन और खेती के अवशेष। कोटदिजी जो वर्तमान पाकिस्तान में है, ब्रह्मगिरी, मस्की, हलूर वर्तमान कर्नाटक में है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप कभी लियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को कभी भूलोगे नहीं। पैलियोलिथिक ने हमें औजार और आग दी, मेसोलिथिक ने बस्तियों का सपना दिखाया और नियोलिथिक ने खेती और गांवों से दुनिया बदल दी। तो साथियों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ में सुझाव हो तो वो भी लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सीधा ले चलता हूं दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यता की ओर, यानी हड़प्पा सभ्यता की ओर। आप लोग इनका रहन सहन देखकर सच में हैरान हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, हम हैं हड़प्पा निवासी। अभी 2600 BCE का समय चल रहा है। आपके एग्जाम में हमारी सभ्यता से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए ये वीडियो ध्यान से देखें। आज से करीब 5000 साल पहले हमारे देश की धरती पर ऐसी सभ्यता बसती थी जो न सिर्फ शानदार शहरों का निर्माण करती थी, बल्कि बेहतरीन नालियां, चमकदार बर्तन और अनोखी मूर्तियां भी बनाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की। स्वागत है आपका हमारे शहर मोहेंजोदारो में। साल लगभग 2600 BCE है। आइए चलते हैं उस दौर में जहां से हमारी इतिहास की सबसे पुरानी और रहस्यमयी कहानी शुरू होती है। ये लगभग 2500 साल ईसा पूर्व ये सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी हिस्से में फैली हुई थी, वो इलाका जो आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत कहलाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन जैसी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा उन्नत थी। सन 1920 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो बड़े नगरों की खोज हुई। और फिर 1924 में विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने आधिकारिक तौर पर दुनिया के सामने इस नई सभ्यता की घोषणा की। हड़प्पा सभ्यता अपनी बेहतरीन शहर बनाने की योजना के लिए जानी जाती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों में ऊंचाई पर दुर्ग बने हुए थे, जहां शायद ऊंचे दर्जे के लोग रहते थे। यह है हमारा मोहनजोदारो, पश्चिमी हिस्सा जिसे हम नगर दुर्ग कहते हैं, ऊंचे स्थान पर बना है। यह है पूर्वी हिस्सा जो नगर दुर्ग से बड़ा मगर निचले स्थान पर है। यहाँ हम जैसे आम लोग रहते हैं। इन दुर्गों के नीचे ईंटों से बने आम लोगों के घर हुआ करते थे। इस सभ्यता की सबसे खास बात थी ग्रिड सिस्टम, मतलब सड़कों को इस तरह बनाया जाता था कि वे एक दूसरे को सीधी 90 डिग्री पर काटे। देखिए, हमारी गलियां पूरी तरह सीधी हैं और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे से मिलती हैं। ऐसी व्यवस्था आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर दिखाई देगी। यहाँ बड़े बड़े अन्न भंडार बनाए गए थे।
हड़प्पा सभ्यता वाले पक्की ईंटों का इस्तेमाल करते थे, जबकि उसी समय मिस्र में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। हम मजबूत पकी ईंटों से घर बनाते हैं। इनके शहरों में नालियों की व्यवस्था बेहद शानदार थी। हर छोटे बड़े घर में अपना नहाने का स्थान और आंगन होता था। कालीबंगा में ज्यादातर घरों में कुएं नहीं मिले। लोथल और धौलावीरा जैसे नगर मजबूत दीवारों से घिरे हुए और हिस्सों में बटे हुए थे। यह है हमारा महान स्नानागार, पक्की ईंटों और जलरोधी गारे से बना। हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे की चीजें ढालना जानते थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी की खदान से मिलता था और टिन शायद अफगानिस्तान से लाया जाता था। बुनाई के काम में इस्तेमाल होने वाले ठप्पे कई जगह मिले हैं। बड़े बड़े ईंटों के निर्माण से हमें पता चलता है कि वहां राजगीर और मिस्त्री वर्ग मौजूद था। ये देखो हमारी सील्स, स्टीटाइट से बनी, गेंडा बैल और पशुपति के चित्र। हड़प्पा वाले नाव, मनके और मोहरे भी बनाते थे। मिट्टी की मूर्तियां और चमकदार बर्तन बनाना उनकी खास पहचान थी। सोना चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण बनाने वाले जौहरी भी वहां होते थे। हम हड़प्पा में ऐसे बर्तन बनाते हैं, देखो। ज्यामितीय डिजाइन और कितने मजबूत। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही कम लिखित प्रमाण मिले हैं और जो मिले हैं वो आज तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके। इसीलिए यह समझना मुश्किल है कि राज्य व्यवस्था कैसी थी। किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए माना जाता है कि पुजारियों का कोई खास प्रभुत्व नहीं था। कई विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि वहां कोई शासक वर्ग नहीं था, सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ था। वहीं कुछ अन्य विद्वान मानते हैं कि अलग अलग शहरों में अलग शासक वर्ग मौजूद थे। धर्म, मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और उसकी पूजा करते थे। मिस्र के लोग जैसे नील नदी को देवी मानते थे, वैसे ही पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर एक 3 सींगों वाला चित्र मिलता है, जिसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। पैरों के पास हिरण है। देखो हमारी ये मुहर, बीच में योगी मुद्रा में त्रिशूल चित्र, चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस। इस चित्र को बाद में पशुपति महादेव का रूप माना गया। कई पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंग के चित्र मिले हैं। मैं मोहनजोदड़ो का पुजारी हूं। देखिए, मेरे वस्त्रों पर सुंदर डिजाइन और मेरी लंबी दाढ़ी। हड़प्पा के लोग पेड़ों और जानवरों की पूजा भी करते थे। हम पेड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। प्रकृति ही हमारा देवता है। उनके लिए सबसे खास जानवर था एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला सांड। बहुत से ताबीज भी खुदाई में मिले हैं। अर्थव्यवस्था, हजारों मोहरों, समान लिपि, वजन और माप की पद्धति से साफ है कि व्यापार इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। ये लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। मुद्रा का प्रयोग नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। हमारे बाजार में हम बर्तनों को अनाज से बदलते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ वस्तु विनिमय से चलता है, हमारी संस्कृति की जान। अरब सागर के किनारे इनकी समुद्री यात्रा व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान तक अपने व्यापारिक ठिकाने बना रखे थे, जिससे मध्य एशिया से संपर्क आसान हो जाता था। हड़प्पा वाले लैपिस लाजुली मार्ग से भी व्यापार करते थे, जो अमीर वर्ग की पसंद माना जाता था। हम मेसोपोटामिया तक व्यापार करते हैं। अभी हम लोथल पहुंचने वाले हैं। यही हमारा सबसे बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महान और उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था, लेकिन इसके कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उन्होंने आकर इस सभ्यता पर हमला किया और धीरे धीरे इसे कमजोर कर दिया। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पतन का असली कारण प्राकृतिक आपदाएं थीं। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलें हुई,
जिनसे बार बार भूकंप आते थे। वहीं जलवायु में बदलाव भी हुआ, बारिश के पैटर्न बदल गए। कुछ जगहों पर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण खेतों में बाढ़ आई और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ा। इन तमाम कारणों की वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ी और आखिरकार अपना अस्तित्व खो बैठी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई कारणों से मिलकर हुई। आपको हमारी सभ्यता कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं। वैदिक काल पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि वैदिक काल के संस्थापक आर्य लोग कौन थे। कुछ लोग इनको विदेशी आक्रमणकारी मानते हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करके वैदिक समाज की स्थापना की, जबकि कुछ लोग मानते हैं ये भारत के ही लोग थे। तो चलिए ब्रेन बोर्ड भाई से विस्तार से समझते हैं। आर्य कौन थे? बाहर से आए या यहीं के थे? सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे बड़ी सभ्यता को बाहर से आए लोगों ने नष्ट कर दिया था, या हमारे वेद बाहर से आए घुमंतू कबीलों की देन हैं और हम जिनको अपना पूर्वज मानते हैं वे असल में विदेशी थे, तो यही बात 100 साल तक हमें पढ़ाई गई, यही किताबों में लिखा गया और यही सच मान लिया गया। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सच था तो फिर शक क्यों पैदा हुआ, और अगर ये झूठ था तो हमें ये पढ़ाया क्यों गया? आज इस वीडियो में पहले मैं आपको पूरी तरह यकीन दिलाऊंगा कि हाँ, आर्य बाहर से आए थे, और उसके बाद उसी यकीन को मैं आपके सामने तोड़ दूंगा। वीडियो पूरी देखने के बाद आप खुद तय करना कि आखिर सच क्या है। सबसे पहले समझते हैं आर्य का मतलब क्या था। प्राचीन संस्कृत और वैदिक ग्रंथों में आर्य किसी जाति का नाम नहीं था। आर्य का अर्थ था श्रेष्ठ, सभ्य, अच्छे गुणों वाला, आस्तिक, नैतिक जीवन जीने वाला। अमरकोश में साफ लिखा है, महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन। यानी आर्य होना खून से नहीं, विचार, आचरण और संस्कृति से जुड़ा था। कोई भी स्त्री या पुरुष जो हिंद आर्य भाषा बोलता था और उस संस्कृति को मानता था, वो आर्य कहलाता था। चलो पहले आर्य बाहर से आए थे इस बात को मानकर चलते हैं। तुर्की में प्राचीन बोगाज़कोई या हट्टूसास नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुरातात्विक अभिलेख मिला है। इसे बोगाज़कोई अभिलेख कहा जाता है। ये अभिलेख हित्ती राजाओं और मित्तनी राजाओं के बीच हुई एक संधि का दस्तावेज है। इस संधि में दोनों पक्षों ने कुछ देवताओं को साक्षी माना है। इस अभिलेख की दिलचस्प बात यह है कि इसमें जिन देवताओं का उल्लेख साक्षी के रूप में किया गया है, उनके नाम है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार। ये सभी देवता हमें ऋग्वेद में भी मिलते हैं और इन्हें वैदिक देवता माना जाता है। इस आधार पर विद्वानों ने यह तर्क दिया कि यदि वैदिक देवताओं के नाम लगभग 1400 ईसा पूर्व तुर्की और पश्चिम एशिया के क्षेत्र में मिलते हैं, तो संभव है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले इंडो आर्यन संस्कृति से जुड़े लोग बाद में भारत की ओर आए हों। इस पक्ष में दूसरा तर्क, भाषा का सबूत। संस्कृत, फारसी, लैटिन, ग्रीक, इन सब भाषाओं में अद्भुत समानता मिलती है। उदाहरण देखिए, माता, मदर, मेटा, पिता, फादर, पेटा, भ्राता, ब्रदर। तो विद्वानों ने कहा, जरूर कभी एक ही जगह इन भाषाओं को बोलने वाले लोग रहे होंगे जो बाद में अलग अलग जगह फैल गए। यहीं से कहा गया आर्य मध्य एशिया या यूरोप से भारत आए। तीसरा तर्क, घोड़ा और रथ। कहा गया सिंधु घाटी में घोड़े के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन वैदिक ग्रंथों में घोड़ा सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसकी उदाहरण है अश्वमेघ यज्ञ। तो निष्कर्ष निकाला गया कि जो घोड़े लाए वही आर्य थे और जो पहले थे वे अलग लोग थे। आर्य बाहर से आए थे इस बात के समर्थन में चौथा बड़ा तर्क सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के कथित अंतर को बनाकर दिया गया। जब 1920 के दशक में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तो एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता सामने आई। यहाँ पक्की ईंटों के नगर थे, सीधी सपाट सड़कें थीं, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, सार्वजनिक स्नानागार थे, व्यापार के प्रमाण थे और एक सुव्यवस्थित नगरीय जीवन दिखाई देता था। इसके विपरीत जब विद्वानों ने वैदिक ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद का अध्ययन किया तो उन्होंने ऐसा पाया कि इनमें किसी विकसित नगर सभ्यता का स्पष्ट वर्णन नहीं है।
ऋग्वेद में यज्ञ, अग्नि, देवताओं की स्तुति, गाय, घोड़े और रथ का वर्णन अधिक मिलता है। इसलिए कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता किसी अन्य समूह की थी, जिसे द्रविड़ कहा गया, और वैदिक आर्य उनसे अलग थे। इस तर्क के अनुसार पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, फिर बाहर से आर्य आए और उनके आने के बाद एक नई वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। यानी सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति को दो अलग अलग लोगों और दो अलग अलग कालों से जोड़ दिया गया। अब आखिरी तर्क, आर्य आक्रमण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 1500 ईसा पूर्व घोड़ों और रथों से लैस आर्य कबीलों ने मध्य एशिया या यूरोप की दिशा से भारत में प्रवेश किया। कहा गया कि इन आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पराजित किया, उनके नगरों को नष्ट किया और स्वयं यहां बस गए। इसी आक्रमण के बाद वैदिक काल की शुरुआत मानी गई। ऋग्वेद को भी इसी काल के बाद रचित बताया गया। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा झोल शुरू होता है। अगर आर्य बाहर से आए थे तो भारतीय ग्रंथ चुप क्यों हैं? पुरातत्व उल्टा क्यों बोलता है? और विज्ञान इस थ्योरी को क्यों तोड़ रहा है? आइए दोस्तों,